और चूंकि आउटर में हूँ मैं कल से, जिसके कारण से मोबाइल में ही हाथ का संगत कार्यक्रम संपन्न करना पड़ेगा। आप सबको बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, सबको बहुत बहुत सेवा जोहार है। और अभी 4-5 दिन के आउटर आउटिंग में निकला हूँ, अपने आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए। साथियों, यह संगत कार्यक्रम का ये अंतिम सप्ताह है इस सीरीज का। और 30 तारीख से नए सत्र की शुरुआत करना है। और इस बार जो नए सत्र होंगे वो प्रारंभ से विषय वस्तु फिर चालू होंगे। और जब प्रारंभ से विषय वस्तु चालू होंगे तो बहुत से चीजें, जो नए साथी हैं, नए लोग हैं, उनको समझने में मदद मिलेगी। और ज्ञान ऐसी चीज है जो हर बार एक ही जैसा नहीं होता है, बहुत सी चीजें, नए चीज उसमें मिल करके आते हैं। ज्ञान जो है प्रकृति के सिग्नल की तरह होता है। थोड़ा प्रयास जब हम करते हैं तो कुदरत, प्रकृति वो ज्ञान हमें देने लगती है। हमारा जैसे रिसीवर जिसको बोलते हैं, जैसे टीवी में रिसीवर होता है, मोबाइल में रिसीवर होता है, एंटीना में क्या होता है? रिसीवर, जो रिसीव करता है नेटवर्क। बाहर में टीवी का नेटवर्क फैला हुआ है, लेकिन उसको रिसीव करने वाला जो रिसीवर होता है वो सही हो तभी सिग्नल को पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ज्ञान हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, प्रकृति में फैला हुआ है, सब तरफ ज्ञान ही ज्ञान है। उस ज्ञान को पकड़ने का जो रिसीवर हमारे माइंड में होता है, हमारे मस्तिष्क में होता है, उसको सक्रिय करने की जरूरत होती है। और दूसरा चीज जो है, वो ढेर सारे चैनल के नेटवर्क जो है पूरे चारों तरफ फैला हुआ है। रेडियो में भी देखेंगे तो अलग अलग सिग्नल होते हैं, टीवी में भी देखेंगे तो अलग अलग सिग्नल होता है, अलग अलग फ्रिक्वेंसी होता है। मोबाइल के लिए भी वो ढेर सारा साउंड जो है प्रकृति में गूंज रहा है, चारों तरफ फैला हुआ है। लेकिन जब फोन उठाते हैं हम विशेष नंबर का, तो सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देता है, सामने वाला जिससे बात कर रहे होते हैं वो। जबकि एक साथ जो है करोड़ों लोगों का साउंड जो है इस प्रकृति में तरंग के रूप में दौड़ रहा होता है, लेकिन सबकी आवाज नहीं सुनाई देती। सिर्फ एक ही आवाज को हमारा मोबाइल का नेटवर्क पकड़ता है, जिसके साथ नंबर कनेक्ट होता है। उसी प्रकार से टीवी में भी देखेंगे तो टीवी में भी बहुत से चैनल प्रकृति में चारों तरफ वातावरण में घुला मिला होता है। लेकिन जिस चैनल के नंबर को हम सेलेक्ट करते हैं वही चैनल टीवी में दिखाई देने लगता है। यदि जी टीवी देखना है तो जी टीवी दिखेगा, स्टार प्लस देखना है तो स्टार प्लस दिखेगा।
एक एक विशेष सिग्नल को हमारा टीवी पकड़ता है, रिसीवर पकड़ता है, एक विशेष नंबर को हमारा मोबाइल पकड़ता है। ठीक उसी प्रकार से वातावरण में, प्रकृति में बहुत ढेर सारे ज्ञान फैले हुए हैं। हमारा फोकस किस ज्ञान की तरफ है, उसी को हमारा मस्तिष्क पकड़ता है, हमारा माइंड का रिसीवर पकड़ता है। एक समय में एक ही ज्ञान पकड़ता है। जैसे टीवी में एक समय में एक ही चैनल आता है, उसी प्रकार से हमारा मस्तिष्क भी एक समय में एक ही ज्ञान को पकड़ता है। एक साथ दो ज्ञान हमारा मस्तिष्क नहीं पकड़ सकता। हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, या वो हमारी जो ज्ञान इंद्रिय है, वो एक समय में एक ही चीज को पकड़ता है। किस चीज को देखना, किसी चीज को सुनना है, तो ये सारे चीजों को एक साथ वो नहीं देख सकता, सारे चीजों को एक साथ नहीं सुन सकता, और सारे ज्ञान को एक साथ वो ग्रहण नहीं कर सकता। फोकस हो करके जब किसी ज्ञान पर हमारा माइंड उसको रिसीव करने लगता है, उसको ग्रहण करने लगता है, तब परम ज्ञान की प्राप्ति होती है। तब हम गहन ज्ञान की तरफ जाते हैं। लेकिन हमारा फोकस क्या होता है, तुरंत तुरंत बदलता है, स्थिर नहीं रहता, स्थायी नहीं होता। मान लीजिए टीवी में तुरंत तुरंत चैनल अपने आप बदलने लगे तेजी से। कभी जी टीवी लगा, तुरंत स्टार प्लस लग गया, तो कभी वो लग गया, तो कभी वो लग गया, तो कोई समाचार हमको समझ में नहीं आएगा। अगर तुरंत तुरंत रिसीवर खराब है, तो तुरंत तुरंत चैनल अपने आप चेंज होने लग जाए, तो कोई समाचार हमको समझ में नहीं आएगा, कोई पिक्चर समझ में नहीं आएगा। उसी प्रकार से मोबाइल में हम जिसको बात करना चाहते हैं, उससे लंबा जब चैनल ना पकड़े, नेटवर्क ना पकड़े, और तुरंत तुरंत नंबर चेंज हो जाए, और किसी अभी मान लीजिए हम किसी से बात कर रहे हैं, तुरंत अपने से चेंज हो गया, किसी और के में लग गया, फिर किसी और के में लग गया, फिर किसी और के में लग गया, ऐसे बहुत से लोगों के में मोबाइल फटाफट लगने लग जाए, तो हम क्या बात कर पाएंगे, ना सुन नहीं पाएंगे। ठीक वही स्थिति हमारे माइंड का है, हमारे मस्तिष्क के, हमारे मन का है। अभी किसी एक जगह फोकस नहीं होता है, किसी एक काम को वो करके नहीं देखता, किसी एक चीज को लंबे समय तक नहीं सुनता, किसी एक चीज को वो समझता नहीं है। मन लगातार परिवर्तित होते रहता है, तेजी से परिवर्तित होते रहता है, तेजी से सिग्नल चेंज करता है, जिसके कारण से हम अधूरे रह जाते हैं, जिसके कारण से हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती। और जब ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है, तो हमारा जीवन व्यर्थ ही निकल जाता है, जीवन में भटकाव आता है, हम भटकते रह जाते हैं, और दुखों से, कष्टों से, पीड़ाओं से बंध जाते हैं। बड़े बड़े ज्ञानी ज्ञानी पुरुष लोग कह गए हैं कि दुख का जो कारण है, वो सही ज्ञान की कमी है, और ज्ञानता है। जिसको ज्ञान प्राप्ति हो जाती है, वो अपने दुख का निवारण भी खोज लेता है। और दूसरा कारण है, आज के समय में गरीबी। जब वो अपनी आवश्यकता की जो चीजें हैं, उसको जब खरीद नहीं पाता है, या अपने आप को आरोग्य नहीं रख पाता है, तंदुरुस्त नहीं रख पाता है, ऐसे बहुत से कारण हैं, जिसमें मुख्य कारण अज्ञानता और गरीबी है। गरीबी तो अभी अभी पैदा हुआ है, जब
गरीबी, अज्ञानता को तो अपन मान सकते हैं कि बहुत पहले से है, क्योंकि ज्ञान लगातार सीखने की प्रक्रिया है। जैसे जैसे सभ्यता विकसित होती है, वैसे वैसे लोग सीखते चले जाते हैं, और ज्ञान कभी पूर्ण नहीं हो सकता। हमेशा ज्ञान अधूरा ही रहता है। जितना हम सीखने की कोशिश करते हैं, उतना नए ज्ञान पैदा हो जाते हैं। नए लोग उस नए ज्ञान को सीखने की कोशिश करते हैं, तो और नया ज्ञान पैदा हो जाता है। पुराने ज्ञान डिलीट भी होते हैं, नए ज्ञान पैदा हो जाता है। ज्ञान की सीमा अथाह है, जिसको कभी पूर्ण नहीं किया जा सकता। हाँ, लेकिन ज्ञान की परम अवस्था तक पहुंचा जा सकता है, पराकाष्ठा तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन गरीबी जो है वो मानव निर्मित समस्या है। पहले से गरीबी नामक कोई समस्या नहीं थी, और ये गरीबी नामक जो समस्या है वो इंसानों की ही समस्या है, अन्य जीव जंतुओं की समस्या नहीं है। प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, किसी को भी अमीरी और गरीबी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि प्रकृति के जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, सबके लिए बराबर है। प्रकृति में, नेचर में कोई भी जीव जंतु फलों को, भोजन को, चारा को, पानी को, हवा को स्टोर करके नहीं रखता। मेरा है, तुम्हारा है, ये भावना जीव जंतुओं में नहीं होता है। सब संसाधन सबके लिए बराबर। इंसानों ने संसाधनों का बंटवारा कर लिया, मेरा है, तुम्हारा है, स्टोर करना शुरू कर दिया, बनाना शुरू कर दिया कि मैं बनाया हूँ, मैं बेचूंगा। संसाधनों को जब इंसान बना करके बेचने लग गया, लोग खरीदने लग गए, तब से गरीबी और अमीरी नामक बीमारी की शुरुआत हुई। उसके पहले ये नहीं था, ये मानव निर्मित समस्या है। इसलिए इस समस्या का समाधान भी सामुदायिक रूप से ही किया जा सकता है। ये व्यक्तिगत समस्या नहीं है, मानव सभ्यता का ही ये बीमारी है। अब इसको समझने, ये भी ज्ञान का बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अपने गरीबी, अपनी अर्थव्यवस्था और बाजार को समझना भी ज्ञान का एक बहुत जरूरत है इसके लिए भी, क्योंकि हमारे समुदाय के लिए ये नया बीमारी है, क्योंकि हम भी प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहने वाले लोग थे, और ये अमीरी और गरीबी की जो बीमारी पैदा किया गया है, वो उद्योगपतियों, व्यापारियों और आदि के द्वारा इसको उत्पन्न किया गया है। इसलिए हम लोगों की समझ में ये चीजें कम आती है। हमारे समुदाय के लोगों के पास, हम लोगों के पास इसको लेकर के ज्यादा ज्ञान नहीं होती है। हमारा नया पीढ़ी भी इस अर्थव्यवस्था को, गरीबी को, बीमारी को नहीं समझ पाता है। इसलिए ये इसको भी, इसका भी ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर इसका ज्ञान प्राप्त न किया जाए तो संपूर्ण प्राकृतिक संसाधन नष्ट होने के कगार पर आ जाएगा। इंसान के साथ साथ अन्य जीव जंतु भी खतरे में है। ये अमीरी और गरीबी नामक बीमारी के कारण से पेड़ पौधे, जंगल, पहाड़, नदी सब
खतरे में है, क्योंकि इंसान स्वार्थी बनते जा रहा है और सोचता है कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं और इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब इस अर्थव्यवस्था के मामले में आप लोग सोचिए कि अगर ये क्या है कि लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा से ज्यादा इनकम कमाऊं, ज्यादा से ज्यादा आय कमाऊं, ऐसा हर कोई व्यक्ति सोचता है। लेकिन ज्यादा इनकम कमाना समस्या का समाधान नहीं है। कल्पना करिए कि यदि हमारे आदिवासी समुदाय के जितने भी कर्मचारी लोग हैं, सबकी सैलरी यदि 55 लाख रुपया कर दिया जाए, सब लोगों की सैलरी, वेतन, और मजदूरों का मजदूरी दर 10,000 रुपये प्रतिदिन कर दिया जाए, जितने लोग नौकरी करने वाले लोग हैं सब लोगों की वेतन यदि 5 लाख पर महीना कर दिया जाए, और जितने भी मजदूरी कमाने वाले लोग हैं उनका प्रतिदिन का मजदूरी दर 10,000 रुपया कर दिया जाए, तो क्या हमारी आर्थिक समस्या दूर हो जाएगी? तो क्या हम आर्थिक समस्या से मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसके पीछे कारण ये है क्योंकि हम जो कुछ भी कमाएंगे उसको आखिर खर्च ही करेंगे। खर्च करने के लिए ही कमाया जाता है। मजदूर व्यक्ति यदि 10,000 रुपये प्रतिदिन कमाने लगे तो उस 10,000 को वो क्या करेगा? खर्चा करेगा। यदि हम 5 लाख रुपये महीना कमाने लगेंगे तो क्या करेंगे? खर्चा ही करेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। और खर्चा करेंगे इसका मतलब वो बाजार में खर्चा होगा, और बाजार किसी और का है। इसका मतलब अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र के क्षेत्र में होता है कि जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होती है उसके पास उतने ज्यादा खर्चे भी होते हैं। जिसके पास जितनी ज्यादा इनकम होती है उसकी आवश्यकता उतना बढ़ जाती है, उतना ज्यादा वो खरीदी करता है, उसकी क्रय क्षमता बढ़ जाती है। तो इससे होगा क्या कि हमारे जितने भी पैसे हैं, सैलरी है, मजदूरी दर है, सब चला जाएगा बाजार में ही। और सारे पैसे बाजार में जाएंगे तो जो उद्योगपति और व्यापारी जो बाजार में बैठा है उसका मार्केट उसका मार्केटिंग इनकम भी उसी लेवल की 40-50 गुना बढ़ जाएगा। यदि हम आज जो है मजदूरों की यदि मजदूरी दर अगर 300 रुपया है तो बाजार जाता है तो 300 की खरीदी करने की क्षमता है उसकी। तो उद्योगपति और व्यापारी लोग कितना कमा रहे हैं? मात्र 300 रुपये कमा पा रहे हैं। उससे ज्यादा नहीं कमा पा रहा है। उससे ज्यादा इसलिए नहीं कमा पा रहा है क्योंकि हमारे पास क्रय करने की क्षमता नहीं। लेकिन मजदूर व्यक्ति यदि 10,000 रुपये कमाएगा तो बाजार जाएगा 10,000 का खरीदेगा, तो उद्योग और व्यापारियों का जो बिक्री है वो 10,000 की बिक्री हो जाएगी। अभी जो बिक्री हो रहा है उससे जो है 40-50 गुना बड़ा हो जाएगा उसका बाजार। कर्मचारी अभी 50,000 रुपये कमा रहा है, 5 लाख रुपये वेतन हो जाएगा तो 5 लाख का खरीदने जाएगा, तो उद्योगपति और व्यापारियों का जो बिक्री है वो 40-50 गुना बढ़ जाएगा। पूरा मार्केट यदि जो है 1 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो हमारी वेतन बढ़ जाने के कारण से वो सीधा सीधा 50 करोड़ का बिजनेस करेगा। इसका मतलब हमारी इनकम जितना ज्यादा होगी उतनी ही ज्यादा उद्योगपति और व्यापारियों की कमाई बढ़ेगी, उनका मार्केट बढ़ेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनकी सर्विस बढ़ेगी।
उनके उनके प्रोडक्ट की कीमत बढ़ेगी, सब कुछ। इस स्थिति जो कते होगा। अब इसी को पिछले इतिहास से समझते हैं। लगभग 1985 में जो कर्मचारी हुआ करते थे, उनका सैलरी 300 रुपया महीना थी, और जो मजदूर थे उनकी मजदूरी दर 2.5 रुपया था। और उतने ही पैसे में अपनी जरूरत के सारे चीज वो खरीद सकते थे। तो बाजार भी उतना ही छोटा था। लेकिन अगले 20 साल बाद लगभग, बहुत से साथी लोग अभी जुड़ रहे हैं, अगले 20 साल बाद मजदूरी दर 2.5 रुपया से लेकर के 25 रुपये बढ़ गया। और कर्मचारियों को वेतन 300 रुपये से 3,000 हो गया। तो क्या उनकी आर्थिक समस्या दूर हो गई? 2.5 रुपया से 250 रुपया मजदूरी दर हो गया। वेतन जो है 300 रुपया से 3,000 हो गया। तो क्या उनकी आर्थिक समस्या दूर हो गई? नहीं हुई ना। समस्या यथावत पड़ा हुआ है, जैसी समस्या पहले थी। हाँ, लेकिन इस बढ़ोतरी से क्या हुआ? उद्योगपतियों और व्यापारियों का जो बाजार है, उसकी सेल बढ़ गई, उसकी बिक्री बढ़ गई। उद्योगपति और व्यापारी और ज्यादा मजबूत हो गए। क्योंकि हम आखिर में वो पैसा कहाँ खर्चा करेंगे? उद्योगपति और व्यापारी के लिए ही कमा रहे हैं। हम जितना भी मेहनत करते हैं, पैसों कमाते हैं, वो किसके लिए कमाते हैं? उद्योगपति और व्यापारी को देने के लिए ही कमाते हैं। क्योंकि आखिर में हम किससे खरीदेंगे? उन्हीं से खरीदेंगे और उनको दे करके आएंगे। अगले 20 साल बाद देखें तो जो 3,000 की सैलरी थी वो 30,000 का हो चुका, 2025 के आते आते तक। और मजदूरी दर 250 रुपया हो चुका। तो क्या आर्थिक समस्या दूर हो गई? नहीं हुई ना। समस्याएं यथावत पड़ी हुई है ना। पहले भी लोग गरीबी थे, अभी भी गरीबी है। पहले भी लोग उधारी कर्जा लेते थे, अभी भी कर्जा में है। पहले भी लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए जितना पैसों की जरूरत थी उतना नहीं हो पाता था, अभी भी नहीं हो पा रहा है। अब यदि लोगों को इनकम को फिर बढ़ा दिया जाए 5 लाख रुपया, कर्मचारियों का वेतन, मजदूरी दर जो है 10,000 रुपया कर दिया जाए, तो क्या अब समस्या दूर हो जाएगी? नहीं होगी। जैसे पहले समस्या थी वैसी समस्या यथावत बना रहेगा। क्योंकि साथ साथ में उद्योगपति और व्यापारियों की जो वस्तु है, उसकी सेवा है, उसकी कीमत भी उसी अनुपात में बढ़ गई। तो ये भ्रम है, मृग मरीचि का जिसको बोलते हैं। रेगिस्तान में मृग, हिरण, मृग, जब उसको प्यास लगता है तो रेत चमकता है तो पानी जैसा दिखता है, दूर का रेत। तो मृग क्या करता है कि पानी समझ करके पीने के लिए रेत की तरफ आगे बढ़ता है, रेगिस्तान में आगे बढ़ता है। उसको लगता है कि वो दूर में पानी है। लेकिन जब नजदीक जाता है तो पता चलता है कि वहां तो पानी नहीं है, रेत है। लेकिन दूर में और दिखाई देता है। क्योंकि दूर दूर तक रेत है, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता है वो पानी का स्रोत आगे बढ़ता चला जाता है।
वो चमकते हुए रेत को पानी समझता है और कभी वहां तक पहुंच ही नहीं पाता है। जितना आगे बढ़ता है उतना वो रेत पानी और आगे बढ़ता चला जाता है, और वो भटक जाता है उसी में। ना उसको पानी मिलता है, ना उसकी प्यास बुझती है, और वो भटक भटक करके उसका दम टूट जाता है। ठीक उसी प्रकार से अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में देखें तो हमारी इनकम बढ़ जाने से हमारी समस्या दूर नहीं होती, बल्कि बाजार मजबूत हो जाता है, उद्योगपति और व्यापारी मजबूत हो जाते हैं। तो फिर इसका समाधान क्या है? इसका समाधान है कि खुद का बाजार बनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। खुद का बाजार, खुद का बाजार और खुद की संपत्ति बनाना पड़ेगा। बाजार बनाने से क्या होगा? बाजार बनाने से हमारे पैसे हमारे बाजार में जाएगा, उद्योगपति और व्यापारियों के बाजार में नहीं जाएगा, हमारे बाजार में जाएगा। और पैसा हमारे बाजार में जाएगा तो हमारे बाजार से वो पैसा फिर किसके पास आएगा? हमारे पास आएगा। हमसे हमारे बाजार में जाएगा, हमारे बाजार से हमारे पास आएगा, हमारे से हमारे बाजार में जाएगा। वो पैसा हमारे बीच में ही दौड़ना चाहिए, आपस में एक दूसरे के जेब में जाना चाहिए, एक दूसरे के पास जाना चाहिए। लेकिन ऐसा अभी नहीं हो रहा है। हमारे पैसे चल देते हैं उद्योगपति और व्यापारियों के बाजार में, और हमें जरूरत होता है तो फिर हम वहां से लेते हैं, फिर उनके पास जाता है, और उन पैसों को का इस्तेमाल वो दौड़ता है उनके बीच में, वो पैसा उनके बीच में दौड़ता है, पैसा हमारे बीच में ना दौड़ता। हमको तो पड़ोसी अगल बगल के लोग भी जब पैसा मांगते हैं तो उनको देने के लिए पैसा तो होता है। हम उधार भी मांगे किसी से तो अपने पड़ोसी के पास पैसा नहीं होता है। इसका मतलब हमारे पैसे हमारे बीच में आपस में नहीं दौड़ रहा है। हम पैसा दे देते हैं उद्योगपति और व्यापारियों को, और पैसा उद्योगपति और व्यापारियों के बीच में दौड़ता है तो उनकी प्रॉब्लम दूर होती है, और हमारी प्रॉब्लम जो कहते वो खड़ा रहता है। तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि हम ज्यादा इनकम कमाएंगे तो हमारी समस्या दूर हो जाएगी, वो भ्रम में है। क्योंकि आप सारे पैसे आखिर उद्योगपति और व्यापारी को ही देने वाले हैं। हमको आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करना पड़ेगा। आर्थिक इकोसिस्टम का मतलब ये है कि सहजता से पैसा हमारे आसपास रहे। जैसे टीआरसी का जो कॉन्सेप्ट है, टीआरसी, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर, वास्तव में वो आर्थिक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास है। आर्थिक इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कैसा है? कि हम अपने पैसे को बैंक में रखने के बजाय, या उद्योगपतियों से सामान खरीदने के बजाय, हम अपने पैसे को कहाँ रखेंगे? टीआरसी में रखेंगे। चाहे शेयर के रूप में रखें, या फिर वहां पर उधारी भी जमा कर दीजिए। अगर शेयर नहीं लेना चाहते हैं तो टीआरसी में जमा कर दीजिए। टीआरसी को बोलिए कि भाई मैं 10,000 रुपये जमा कर रहा हूँ, जरूरत रहेगा तो मुझे वापस कर दीजिएगा। टीआरसी आपको रसीद दे देगा कि 10,000 रुपये आपसे प्राप्त किए, रजिस्टर में लिख लेगा। क्योंकि पास में रहेगा पैसा तो खर्चा हो जाएगा। तो लोग जब पैसा खर्चा ना हो सोच करके गुल्लक में डालते हैं, चाहे कहीं और डालते हैं। तो अपने पैसे को टीआरसी में जमा कर दीजिए ना, खतरा नहीं है। कैसे जमा कर दीजिए? सोचिए आपके ब्लॉक के 10,000 लोगों ने, महिला लोग या फिर जो अपने बचत करके कमाई करके लाए हैं, हर महीना 10,000 रुपये बचत कर रहे हैं, उसको अगर टीआरसी में जमा कर दिए सब लोग, उस ब्लॉक के लोग,
10,000 लोग, 15,000 लोग अपने बचत को 10,000 20,000 रुपया को टीआरसी में जमा करते हैं। इमरजेंसी में उसको जब जरूरत पड़ेगा तब वो ले लेगा। इस टाइप से व्यवस्था। तो होगा क्या कि हमारे पैसे दूसरों के पास नहीं गए, किसके पास आ गए? हमारे बाजार में आ गए, टीआरसी में आ गए, ट्राइबल रिसोर्स सेंटर में आ गए। अब 10,000 लोगों के 10,000 रुपया वहां जमा करके रखा हुआ तो कितना होगा? 10 करोड़ रुपया। और 10 करोड़ से क्या होगा? सभी प्रकार के सामान हमारे टीआरसी में होगा, भरा रहेगा। या फिर सभी प्रकार के जो प्रोडक्शन गांव गांव में हमारे जो सामान है, प्रोडक्ट है, वो बनने लगेगा, प्रोसेसिंग होने लगे उसी पैसे से, हमारे पैसे से, और हमारे टीआरसी में प्रदर्शित होने लगा। तो जरूरत रहेगा तो सब लोग अपने टीआरसी से खरीदेंगे। सामान्य मार्केट में कोई नहीं जाएगा। जब वो खरीदने आएगा तो पैसा देगा। तो पैसा भी जो जमा किया है वो पैसा तो व्यापार चल रहा है, उसके अलावा खरीदने आया तो भी पैसा आ गया। अब जब लोगों को जरूरत पड़ी कभी तकलीफ में, तो टीआरसी के पास पैसों की कमी नहीं रहेगी ना। उतना बड़ा व्यापार कर रहा है तो पैसों की कमी थोड़ी रहेगी आपके ब्लॉक के टीआरसी के पास। एनी टाइम केस रहेगा, एनी टाइम पैसा रहेगा। किसी को 50,000, किसी को 1 लाख की जरूरत पड़ी, बैंक अपने जो है टीआरसी के मैनेजर के पास गए कि भाई मुझे 1 लाख की जरूरत है, दे दो। तो टीआरसी का मैनेजर आपका अकाउंट चेक करेगा कि आपका कितना जमा है। मान लीजिए आपका 10,000 रुपया जमा है, लेकिन आपको जरूरत है 1 लाख रुपया। तो मैनेज किया जा सकता है ना। आपको, आप कहीं ना कहीं से उधारी लेते, सेठ साहूकार से उधारी लेते, सेठ साहूकार से कर्जा लेते, तो सेठ साहूकार से कर्जा लेने की क्यों जरूरत? अब आपके टीआरसी में पैसा है, ले लो, इतना दिन में वापस कर देना। ये इकोसिस्टम हमको तैयार करना पड़ेगा। ये आर्थिक इकोसिस्टम है टीआरसी। ये छोटा मोटा काम नहीं है, आर्थिक इकोसिस्टम है, इसको हमको तैयार करना है। कभी भी किसी को पैसों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई बीमार पड़ा है हॉस्पिटल में, इमरजेंसी आ गया, तो कहाँ से लेगा? टीआरसी से ले लेगा। केस रहेगा वहां पर, नगद पैसा रहेंगे, बहुत से पैसे खाता में रहेंगे। तो शेयर के रूप में जो पैसा जमा हो रहा है वो अलग है। शेयर का पैसा तो भाई वो लगा हुआ है, उसको नहीं तोड़ सकते, लेकिन नगद भी वहां जमा किया जा सकता है ना, केस भी जमा किया जा सकता है। ऐसा इकोसिस्टम हमको बनाने हैं। तभी हमारी आर्थिक समस्या दूर होगी। जिस समाज के पास खुद का बाजार होगा और जिस समाज के पास खुद की सार्वजनिक संपत्ति होगी, वही समाज इस अर्थव्यवस्था के चंगुल से, इस आर्थिक व्यवस्था के चंगुल से बच पाएगा, वही निकल पाएगा। नहीं तो ये अर्थव्यवस्था एक चक्रव्यूह की तरह है। हमारे छोटे मोटे व्यापारी लोग, छोटे मोटे दुकानदार लोग जो दूसरों को देख करके, दूसरों को नकल करके सोचते हैं कि मैं भी व्यापार करूंगा, मैं भी छोटा मोटा उद्योग चालू करूंगा, सोच करके वो इस फील्ड में कूदता है। उद्योग व्यापार के क्षेत्र में वो करने का प्रयास करता है, लेकिन हर बार फेल होता है। क्यों फेल होता है? क्योंकि ये चक्रव्यूह है, उद्योगपति और व्यापारियों द्वारा रचा हुआ चक्रव्यूह है। बहुत बड़े बड़े मछलियां हैं इसमें, छोटा मछलियां वह टिक नहीं पाएगा। और वो उद्योगपति व्यापारी ऐसा इकोसिस्टम तैयार करके रखे हुए हैं, हम कुछ भी करें, व्यापार करें, धंधा करें, फायदा उन्हीं को होना है। हम व्यापार धंधा शुरू करते हैं तो फायदा उद्योगपति व्यापारी को ही होता है, वैसा सिस्टम बना करके रखे हैं।
कहानी में आता है अभिमन्यु ने आधा अधूरा सीखा, चक्रव्यूह कैसे तोड़ना है उसको। महाभारत की कहानी है। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु चक्रव्यूह में कैसे घुसा जाता है वो इसको सीख तो लिया, लेकिन चक्रव्यूह को तोड़ करके कैसे निकलना है इसको सीख नहीं पाया। इसी को आधा अधूरा ज्ञान बोलते हैं। आधा अधूरा ज्ञान सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। आधा अधूरा ज्ञान में आप घुस तो जाते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए, लेकिन लड़ना कैसे है इस बात की आपको जानकारी नहीं होती। उद्योग व्यापार की दुनिया में भी यही हो रहा है। हमारे लोग व्यापार करना है ये सोच करके घुस तो जाते हैं व्यापार में, लेकिन उसके पास खुद का बाजार नहीं है, खुद की संपत्ति नहीं है, और उस चक्रव्यूह में जाकर के फंस जाता है। यहाँ पर व्यक्तिगत बाजार और व्यक्तिगत संपत्ति काम नहीं आने वाली। ऐसा बड़ा चक्रव्यूह है अर्थव्यवस्था। इस युग की सबसे बड़ी समस्या है यहाँ अर्थव्यवस्था को ठीक करना, जिसको इंसानों ने इंसानों को फंसाने के लिए रचा हुआ है। मकड़ी कीड़े मकोड़ों को फंसाने के लिए जाल बुनता है। उद्योगपति और व्यापारियों ने इंसानों को फंसाने के लिए एक बाजार बुन करके रखा हुआ है। बाजार व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बुन करके रखा हुआ है, जिसमें हम सब लोग फंसना ही फंसना है। बच के निकलने का कोई सवाल ही नहीं है। इससे बच के निकलने का एक ही रास्ता है, समाज का आर्थिक इकोसिस्टम तैयार करना, जिसका नाम टीआरसी है, जिसका व्यवस्था का नाम है आर्थिक व्यवस्था। हर ब्लॉकों में समाज की संपत्ति का निर्माण करना और हर ब्लॉकों में समाज के बाजार का निर्माण करना। व्यक्तिगत कोई कितनों भी कोशिश कर ले, इस संकट से नहीं निकल सकता। साथियों, आज के योग और तंत्र की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए।